दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। कल हम लोग बात कर रहे थे मराठा साम्राज्य के बारे में और जो शुरुआती तथ्य थे मराठा साम्राज्य को लेकर वह मैंने कल जिक्र किया था आपसे। और शिवाजी के जो प्रारंभिक जीवन थे उस पर भी मैंने चर्चा किया था। और फिर हमने समझा था कि किस तरह से शिवाजी ने एक साम्राज्यवादी नीति, एक विस्तार की नीति का अनुसरण किया और विस्तार की नीति के तहत उसने किस तरह से मराठा साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। फिर हमने समझा था कि किस तरह से बीजापुर से उसकी टकरार होती है, फिर मुगल शासक से उसकी टकरार होती है, मुगल शासक के द्वारा जो प्रतिनिधि भेजा जाता है जय सिंह, वहां तक हमने समझा था। और फिर यह भी समझा था कि पुरंदर में जो जय सिंह के द्वारा घेराबंदी किया जाता है, अंत में शिवाजी को बेबस होकर पुरंदर की संधि भी मुगलों के साथ करनी पड़ती है। तो कल हमने यहीं तक समझा था। आज हम लोग समझेंगे कि आखिर पुरंदर की संधि जो शिवाजी को करनी पड़ी तो उससे शिवाजी को क्या नुकसान हुआ और फिर आगे शिवाजी का जो कारवां है वह किस तरह से आगे बढ़ा। तो आइए समझते हैं आज पुरंदर की संधि को। पुरंदर की संधि कल मैंने जिक्र किया था, फिर भी इसको आप समझ लीजिए कि 1665 ईस्वी में शिवाजी और मुगलों के बीच, मुगल प्रतिनिधि जो थे जय सिंह, वो तो एक तरफ शिवाजी और एक तरफ मुगल, यानी कि मराठा और मुगलों के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। इस संधि के दो महत्वपूर्ण तथ्य थे और बहुत महत्वपूर्ण थे वो। कैसे? देखिए, शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। कुल 35 किले थे शिवाजी के पास अधीनस्थ, उसमें से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े इसी संधि के तहत, पुरंदर की संधि के तहत। और देखिए उसका वो जो 23 किले थे उससे जो इनकम था शिवाजी का वह कितना था, वो मैंने लिखा है आय 4 लाख हुन प्रति वर्ष, माने एक वर्ष में 4 लाख हुन की प्राप्ति इस 23 किले से शिवाजी को होती थी, तो यह देना पड़ा। दूसरा, पुत्र संभाजी, जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, उसको मुगल दरबार में भेजना पड़ा और मुगल दरबार में भेजने के बाद उसे 5000 का मनसब मुगलों के द्वारा दिया गया था। तो दो महत्वपूर्ण जो बिंदु है इस संधि के अंतर्गत, पुरंदर की संधि के अंतर्गत, यह आपको याद रखना है। एक की 23 किले मुगलों को देने पड़े जिसका कीमत प्रति वर्ष 4 लाख हुन था, कीमत का मतलब आय है यहाँ पर। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि पुत्र संभाजी को, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजना पड़ा और उन्हें वहां पर 5000 का मनसब प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं शिवाजी का मुगलों के साथ यह संधि करना एक मजबूरी का प्रतीक था, एक पराजय, एक हार का ही प्रतीक इसको आप समझ सकते हैं। तो पुरंदर की संधि जो है एक अपमानजनक संधि थी शिवाजी के लिए। हालांकि यह यही नहीं रुका, आगे देखिए आप, पुरंदर की संधि के बाद की जो स्थिति है, शिवाजी रुके नहीं, अपना प्रयास जारी रखा कि वह अपना जो कारवा है उसको आगे बढ़ाता जाए। लेकिन 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गया। ये जो आगरा गया मिलने के लिए, चूंकि आगरा ही मुख्यालय था मुगलों का, तो आगरा जाना गया मिलने के लिए, गए शिवाजी मिलने के लिए। क्यों गए? तो जो जयसिंह थे, जयसिंह जो कि गवर्नर था दक्षिण भारत में मुगलों का, जयसिंह के कहने पर ही शिवाजी गए थे औरंगजेब से मिलने के लिए। लेकिन मिलने जो गए तो औरंगजेब से बातचीत में हॉट डिस्कशन हो गया, यूं समझिए कि औरंगजेब से शिवाजी का बहस हो गया और बहस होने के कारण औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया। कैद करके कहाँ रखा, यह सवाल भी पूछा जाता है। तो आगरा में ही जयपुर के किले में, जयपुर के किले में कैद कर दिया गया। आगरा में ही जयपुर के किले में शिवाजी को कैद कर लिया गया। कब? 1666 ईस्वी में। किस स्थिति में? जब शिवाजी मिलने गए थे औरंगजेब से, उसमें तो डिस्कशन हो गया औरंगजेब से और उसे कैद कर लिया गया। हालांकि शिवाजी बहुत चालाक और कूटनीतिक व्यक्ति थे, बहुत यशस्वी व्यक्ति थे, और यही कारण है कि उसी वर्ष 1666 ईस्वी में शिवाजी बड़ी चालाकी से बचकर निकल गए और निकलकर फिर वापस अपने क्षेत्र में आ गए और अपने मराठा साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ कर दिया। अब जब मराठा साम्राज्य का फिर से विस्तार प्रारंभ किया तो उसने क्या किया? 1670 ईस्वी में पुनः सूरत को लूटा। इससे पहले हमने देखा था 1664 पिछले वीडियो में, 1664 ईस्वी में सूरत पर पहला आक्रमण किया था शिवाजी ने और वहां से बहुत सारे धन संपत्ति लूट कर लाए थे। फिर दोहरा कर 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा। तो यह दूसरी लूट है, यह सवाल भी पूछा जाता है। सूरत पर शिवाजी की पहली लूट कब थी, दूसरा कब था, तो इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है शिवाजी का, इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं कल। उनके जीवनी के बारे में जब हमने थोड़ा सा
आपको समझाया था संक्षेप में, तो उसमें हमने बताया था आपको कि 1674 ईस्वी में शिवनेर के किले में उनका राज्याभिषेक होता है। सारा डिटेल्स वहाँ दिया हुआ है, उसको आप देख लेंगे, इससे पहले वाला जो वीडियो है। उसके बाद राज्याभिषेक के बाद उनको क्या क्या पद दिया गया, किस किस उपाधि से या उपनाम से पुकारा गया, ये महत्वपूर्ण है, सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं कई बार। तो जब राज्याभिषेक हुआ तो वो छत्रपति बन गए। छत्रपति ऐसे भी एक पद था, मराठा में सबसे जो उच्च पद होता था, जो केंद्रीय सत्ता में सबसे उच्च पद होता था, उसको छत्रपति कहा जाता था। जैसे मुगलों के लिए बादशाह होता था, वैसे ही मराठा में छत्रपति सर्वोच्च पद था। तो शिवाजी 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद क्या बन गए, छत्रपति बन गए। उसके अलावे भी जो उनको पदवी दी गई, जो उपाधियां दी गई, वह सवाल है। जैसे हैदव धर्मोद्धारक, धर्म का उद्धार करने वाला, सूर्यवंशी क्षत्रिय इनको कहा गया, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, गौ और ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मण को सुरक्षित करने वाला, संरक्षित करने वाला प्रतिपालक, ये गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, ये सभी जो है महत्वपूर्ण है, सवाल पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, अलग अलग एग्जामों में किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जाएगा, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, अब एक स्वतंत्र संप्रभु शासक बन गए। कब? जब राज्याभिषेक हुआ। इतनी घटनाएं जो हमने पढ़ी, कल के वीडियो में देखा, आज भी बहुत सारी घटनाएं जो घटित हुई, सूरत पर आक्रमण आपने देखा, पुरंदर की संधि आपने देखा, ये सब राज्याभिषेक से पहले की घटना है। 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक इनका होता है और उसके बाद एक स्वतंत्र और संप्रभु शासक के रूप में अपने को स्थापित कर लेते हैं। कौन? शिवाजी, और शिवाजी बन जाते हैं छत्रपति शिवाजी। अब देखिए 1677 ईस्वी में गोलकुंडा की सहायता से अपना अंतिम अभियान करते हैं। ये अंतिम अभियान है। यह भी सवाल पूछा गया है कि शिवाजी का अंतिम अभियान कहाँ हुआ था, तो वर्ष भी पूछा जा सकता है। 1677 ईस्वी में इनका अंतिम अभियान हुआ था और इस अभियान में सहयोग कौन कर रहा था, तो गोलकुंडा सहयोग कर रहा था। और यह अभियान कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था। वेल्लोर और जिंजी को इन्होंने जीता था। तो अंतिम अभियान जो हुआ था वह कहाँ हुआ था इनका, वह कर्नाटक में हुआ था। और कर्नाटक में कहाँ पर, वेल्लोर और जिंजी को जीता था इसने, ठीक है। और 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1680 ईस्वी तक का जो राजनीतिक सफर है इनका, जो विस्तार की नीति रही है, वो यहाँ तक रही है। और इसके बाद हम थोड़ा सा समझेंगे इनके प्रशासन के बारे में, इनकी व्यवस्था के बारे में, ताकि आप बहुत अच्छे से पूरा मराठा साम्राज्य को समझ सके। और फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से छत्रपति का पद जो है धीरे धीरे, छत्रपति का जो पद है वह धीरे धीरे कमजोर होता है। जैसे जैसे उत्तराधिकारी आगे बढ़ते हैं या उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, आप समझेंगे हर राज्य की यही स्थिति है। उत्तराधिकार की लड़ाई के वजह से आने वाला जो समय होता है वो खराब होता है उस राज्य के लिए, वो राज्य कमजोर हो जाता है। चाहे आपने बंगाल को देखा तो बंगाल में भी हमने इस बात को समझा था, कर्नाटक को देखा, हैदराबाद को देखा, मैसूर में भी आप देखे तो खैर मैसूर में वैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन आप ये समझ सकते हैं मराठा में तो बहुत ज्यादा है, उत्तराधिकार को लेकर जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा है। और अंत में स्थिति ये बनेगी कि छत्रपति जो पद है वो समाप्त हो जाएगा, और जो पेशवा है जिसको भी हम लोग अष्टप्रधान के अंदर पढ़ेंगे वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो फिलहाल अब जब आपने सामान्य जीवन और राजनीतिक जो जीवन है वह समझ लिया है शिवाजी का, तो अब आइए उनके प्रशासन को समझते हैं। सवाल यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, एक न एक सवाल रहता है शिवाजी के प्रशासन से, तो इसके प्रशासन को आप अच्छे से समझिए। अब देखिए शिवाजी का प्रशासन में छत्रपति सर्वोच्च पद था। सवाल पूछा जाएगा कि मराठा साम्राज्य में सर्वोच्च पद क्या था, तो छत्रपति का पद था, जिस पद पर शिवाजी आसीन थे और बाद में फिर उनके उत्तराधिकारी हुए। जो छत्रपति होते थे उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होता था, और उस मंत्रिमंडल में 8 मंत्री होते थे, और इस 8 मंत्री को क्या कहते थे, अष्टप्रधान। यह सवाल पूछा हुआ है, बीपीएससी ने भी पूछा है। अष्टप्रधान जो है किस साम्राज्य का अंग था, इस तरह से सवाल पूछा हुआ है। तो 8 मंत्रियों का एक समूह होता था, यह समूह जो है अष्टप्रधान कहलाता था। और ये जो मंत्री होते थे ये व्यक्तिगत रूप से छत्रपति के प्रति निष्ठावान होते थे, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते थे, किसके प्रति, छत्रपति के प्रति। और दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि यह जो अष्टप्रधान था इसका कोई महत्वपूर्ण रोल ऐसा नहीं था कि ये व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय ले ले, नहीं, ये केवल सलाहकार थे और इनका काम था सलाह देना। ये मैंने लिख दिया, ये सवाल भी पूछा हुआ है कि अष्टप्रधान स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते थे, इस तरह से सवाल पूछा है एक बार। तो
स्वतंत्र रूप से यह निर्णय नहीं ले सकते थे, यह केवल सलाहकारी पद था और यह अष्टप्रधान के जो 8 मंत्री थे वह छत्रपति को सलाह देते थे अपने कार्यों में कि भाई आप ऐसे करिए ऐसे करिए। निर्णय लेना, अंतिम निर्णय लेना वह छत्रपति का विशेषाधिकार होता था। अब देखिए आगे समझिए, ये जो अष्टप्रधान है, जो 8 मंत्री हैं, ये 8 के 8 मंत्री का मैंने कार्य लिखा है, मैं समझा रहा हूं आपको, और इससे सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं बार बार, किसका क्या काम था। तो समझिए, सबसे जो महत्वपूर्ण पद था वो पेशवा, या इसको प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं, पेशवा या प्रधानमंत्री। बाद में हम देखेंगे कि छत्रपति को रिप्लेस करता है यही पेशवा। बाद में पेशवा का युग आएगा, अभी अब तो आने वाला ही है। शिवाजी के पतन के बाद जो उत्तराधिकार की लड़ाई है और उसके बाद फिर पेशवाओं का प्रवेश हो जाएगा। तो पेशवा तो चला ही आ रहा है साथ ही साथ, लेकिन वो मजबूत होगा और छत्रपति कमजोर होगा बाद के समय में। तो फिलहाल ये समझिए कि 8 मंत्रियों अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? पेशवा या प्रधानमंत्री। इनका काम क्या था? सारा जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सामान्य प्रशासन है, चाहे वो सैनिक हो चाहे असैनिक हो, वह सब सामान्य प्रशासन का जो हिस्सा है वो देखते थे कौन? पेशवा। और सबसे नजदीक होते थे छत्रपति के कौन? पेशवा। तो सामान्य प्रशासन का काम पेशवा द्वारा देखा जाता था, ये प्रधानमंत्री जैसा पद होता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण विभाग है वह है सर-ए-नौबत। सर-ए-नौबत, सर-ए-नौबत जो है, देखिए मैंने लिख दिया है, वह सैन्य विभाग था। सेना के रख रखाव, उसके देख रेख, उसके वेतन, सारा चीज, उसकी बहाली, उसके ट्रेनिंग, सारा काम को देखने वाला जो विभाग था वह था सर-ए-नौबत। सर-ए-नौबत कहलाते थे उसके मंत्री। तो आप ये ध्यान रखेंगे, सर-ए-नौबत का संबंध किससे, ऐसे सवाल पूछा जाएगा, तो यह सैन्य विभाग था। तीसरा देखिए, आमात्य, इसी को मजमुआदार भी कहा गया है। आमात्य या मजमुआदार, आमात्य या मजमुआदार। अब देखिए, आमात्य या मजमुआदार का कार्य क्या था? आय व्यय का लेखा जोखा रखना। देखिए, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, आय व्यय आप समझ रहे हैं, जो आर्थिक गतिविधि है उस पर नियंत्रण रखने का कार्य आमात्य मजमुआदार का था। ठीक है, तो जितना इनकम है, जो खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सबका लेखा जोखा रखता था आमात्य या मजमुआदार, और फिर छत्रपति को देता था वो। ठीक है, उसके बाद देखिए, सचिव या शुरूनविस या चिटनीस, ये तीनों एक ही पद है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। तो चिटनीस पूछा जाए सवाल, या शुरूनविस पूछा जाए, या सचिव पूछा जाए, ये तीनों एक ही बात है। और इसका कार्य क्या था? राजकीय पत्राचार। ये जो है, ये ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस का जो काम होता था, एक राज्य से दूसरे राज्य को कोई चिट्ठी भेजनी है या इस तरह का जो कार्य होता था, वह कौन करते थे? सचिव या शुरूनविस या चिटनीस, तीनों एक ही व्यक्ति, अलग अलग नाम से पुकारे जाते थे। तो ये राजकीय पत्राचार का कार्य करते थे। अब देखिए, अगला है पद सुमंत या दबीर। सुमंत या दबीर बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है यह सवाल। सुमंत का संबंध किससे था, किस तरह के कार्य करते थे, या इसी को दबीर भी कहा गया है। तो यह विदेश मामले के मंत्री थे। विदेश मामले के मंत्री का मतलब है एक देश का दूसरे देश के साथ क्या संबंध होगा, एक राज्य का दूसरे देश राज्य के साथ क्या संबंध होगा, इन सब चीजों का देखभाल, ध्यान रखना, ये सुमंत या दबीर का काम था। और ये क्या करते थे? इसी के संबंध में जो है छत्रपति को सलाह मशवरा देते थे। अब देखिए, छठा पद था वाक्यानवीस। वाक्यानवीस मैंने लिख दिया है, ये राजा के दैनिक कार्य। तो वाक्यानवीस क्या करते थे? राजा के दैनिक कार्य को देखते थे। दैनिक कार्य का मतलब है वो दिन का दिनचर्या जो है राजा का, उस चीज पर ध्यान रखना वाक्यानवीस नामक मंत्री का कार्य था। ठीक है, उसके बाद सातवां पद था पंडित राव। पंडित राव जो धार्मिक मामलों के प्रमुख थे, धार्मिक मामलों में यह सलाह देते थे राजा को, यानी कि छत्रपति को। और अंतिम और आठवां था वो न्यायाधीश था, जो न्याय का कार्य करता था। तो अंतिम जो पद है, 2 पद, पंडित राव और न्यायाधीश, ये गैर सैनिक पद था, इसका सैनिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं था। पंडित राव और न्यायाधीश, इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों जो है वह गैर सैनिक पद थे। तो इस तरह से अष्टप्रधान के बारे में मैंने आपको समझाया, और अष्टप्रधान के सारे मंत्री के जो पद थे उससे जुड़े जो कार्य हैं उसको आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। आप देखेंगे सभी तरह के परीक्षाओं में, बीपीएससी में भी, 66वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा गया है, एसएससी में कई बार सवाल पूछे गए हैं, यूपीएससी ने सवाल पूछा है। तो सभी एग्जाम्स में ये इससे सवाल जो है, ये 8 मंत्रियों से, अष्टप्रधान से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को यह याद रखना है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा और विस्तार से समझेंगे हम लोग।
साम्राज्य 3 भागों में बटा हुआ था। पूरा जो साम्राज्य था मराठा का वह 3 भागों में बांट दिया गया था। बांटा क्यों जाता है? साम्राज्य को जो बांटा गया था वो बांटने का एकमात्र उद्देश्य था कि प्रशासन अच्छे से हो सके। कुशल प्रशासन के लिए राज्य को अलग अलग भागों में बांटा गया था। तो ये 3 भागों में बांट दिया गया था। शिवाजी के क्षेत्र को स्वराज भी कहा जाता था। यह सवाल भी पूछा हुआ है। शिवाजी के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो स्वराज कहा जाता था। ठीक है, स्वराज कहा जाता था। अब देखिए, पूरा जो देश था, देश यानी कि मराठा साम्राज्य था, उसको किस तरह से अलग अलग भागों में बांटा गया था उसके नाम को समझिए। सबसे पहले महाल। महाल का मतलब है राज्य। राज्य का मतलब क्या है? पूरा साम्राज्य। तो एक महाल हो गया, उससे फिर प्रांत निकला, उसको परगना कहा गया। तो सबसे ऊपर महाल, महाल के बाद परगना यानी कि प्रांत, उसके तरफ, तरफ का मतलब है जिला, तरफ का मतलब क्या है? जिला। और उसके बाद सबसे निचला जो हिस्सा होता था वो होता था मौजा यानी कि गांव। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से 4 भागों में, 4 उत्तरोत्तर भागों में बांट दिया गया था साम्राज्य को। सबसे ऊपर महाल यानी कि राज्य था पूरा, उसके बाद परगना था, प्रांतों में बांटा गया था, फिर प्रांतों को तरफ यानी कि जिला में बांटा गया था, और फिर मौजा यानी कि गांव में बांटा हुआ था। ठीक है, ये बंटवारा अलग है और ये बंटवारा अलग है। ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांटा गया था। जैसे कि अभी आप देखते हैं देश है, राज्य है, फिर जिला है और फिर गांव है। तो वो वाला ये बंटवारा है प्रशासनिक दृष्टिकोण से। और ये जो साम्राज्य का बंटवारा है, आप जैसे राज्यों में बटा हुआ देखते हैं, तो उसी तरह से यह साम्राज्य जो है 3 तरह के, 3 दिशाओं को अलग अलग करके राज्यों में बांटा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। फिर देखिए, ग्रामीण स्तर पर यानी कि सबसे नीचे जो गांव, जो मौजा है, ग्रामीण स्तर पर पटेल, कुलकर्णी, इसके अतिरिक्त 12 अलूटे, अलूटे मतलब सेवक, और 12 बलूटे यानी कि शिल्पी हुआ करते थे। तो ग्रामीण स्तर पर जो व्यवस्था थी, यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, पूछा गया है सवाल। कुलकर्णी या पटेल किस स्तर के अधिकारी होते थे? तो ये ग्रामीण स्तर के होते थे। और इसके अतिरिक्त ग्राम में 12 अलूटे यानी कि 12 सेवक होते थे और 12 बलूटे, अलूटे और बलूटे भी सवाल पूछा गया है। तो ये शिल्पी होते थे। तो इस तरह से जो है यह मराठा साम्राज्य का एक प्रशासनिक ढांचा था। अब अगले वीडियो में हम यह समझेंगे कि किस तरह का मराठा साम्राज्य में सैनिक व्यवस्था था। अलग अलग जो सैनिक है उस सैनिक के व्यवस्था को समझेंगे, फिर यहाँ की अर्थव्यवस्था को समझेंगे, फिर हम समझेंगे जब पेशवाओं का शासन आएगा तो उसको समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जब अंग्रेजों का प्रवेश होगा तो हम लोग अंग्रेज और मराठा यानी कि आंग्ल मराठा युद्ध को भी समझेंगे। और इसके बाद हम मराठा साम्राज्य को अच्छे से समझ पाएंगे, और कोई भी सवाल अगर पूछेगा तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लगातार वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भी खुद भी बेनिफिट लीजिए और दूसरे को भी बेनिफिट दीजिए। धन्यवाद।